दोस्तों नमस्कार। तोरावाटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास से सबसे पहले बात आती है वर्ष की। जो वर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो देखिए जो वर्ष होता है वो अपने पास दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। जो लीप वर्ष होता है इसको हम लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बात की कि जो वर्ष होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास दो आंसर आए, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब देखिए जो साधारण वर्ष होता है ये होता है 365 दिन का, और जो लीप वर्ष होता है ये होता है 366 दिन का। अर्थात हमारा क्वेश्चन है कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अपना आंसर होगा 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो अपना आंसर होगा 366 दिन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ सप्ताह की। देखिए जो सप्ताह होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अर्थात यहाँ हम अगर सप्ताह बनाना चाहेंगे तो देखिए सप्ताह बनाने के लिए हमें जो दिन दे रखे हैं उनमें 7 का भाग देना पड़ेगा। और 365 में अगर हम 7 का भाग देते हैं, 365/7, तो अपने पास आ जाता है 52 सप्ताह। मतलब 52 बार पूरा जाता है और एक शेष बचता है, तो 52 सप्ताह और एक दिन आता है। तो सप्ताह की बात करेंगे तो साधारण वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। ऐसे अगर लीप वर्ष की बात करेंगे तो देखिए लीप वर्ष में अपने पास होगा 52 तो सप्ताह और 2 दिन। समझ में आया? तो देखिए सबसे पहले हमने बात की कि वर्ष कितने प्रकार का होता है। तो वर्ष 2 प्रकार का होता है, साधारण और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसी तरह से हमने बात की सप्ताह की, तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। इसी प्रकार लीप वर्ष में अपने पास 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। एक बात और आती है यहाँ कि जो साधारण वर्ष होता है इसमें फरवरी 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष का फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का। लेकिन लीप वर्ष का जो फरवरी है वो 29 दिन का होता है। ये तो बात है वर्ष की। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है अपने पास शताब्दी का। तो देखिए जो शताब्दी होता है 100 वर्ष की अवधि। तो देखिए जो 100 वर्ष की अवधि होती है इसमें अगर हम बात करें साधारण और लीप वर्षों की, तो यहाँ अपने पास जो लीप वर्ष होता है वो प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष का होता है लीप वर्ष होता है। अभी आगे हम बात करेंगे साधारण और लीप वर्ष की। तो देखिए पहले हम शताब्दी की बात करें तो जो शताब्दी वर्ष होता है इसमें 76 तो होते हैं साधारण वर्ष और 24 होते हैं लीप वर्ष। अर्थात यहाँ हमारे पास एक जो शताब्दी होगी 100 वर्ष की जो अवधि होगी उसमें 76 तो होंगे साधारण वर्ष और 24 होंगे लीप वर्ष, और ये सब मिला के अपने पास बनेंगे 100 वर्ष। इस तरह से अपने पास यहाँ बन जाती है शताब्दी। तो यहाँ से देखो जो मेन प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि शताब्दी में कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो शताब्दी में 76 साधारण वर्ष होते हैं। और अगर ऐसे पूछ ले शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो अपना आंसर होगा शताब्दी में 24 लीप वर्ष होते हैं या 24 लीप वर्ष होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जो साधारण है या लीप वर्ष है उसको हम कैसे पहचानें। तो नेक्स्ट टॉपिक है साधारण व लीप वर्ष पहचानना या ज्ञात करना। देखिए यहाँ हमारे पास क्या होता है
कि जो लीप वर्ष होता है हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, मतलब 3 साल के बाद जो भी चौथा वर्ष आएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो देखिए हमारी ये जो सन है उसकी शुरुआत पहली साल से हुई होगी, तो 01, फिर 02 आया, फिर 03 आया, फिर 04 आया, तो ये जो वर्ष है वो लीप वर्ष हुआ। इसके बाद अपने पास लीप वर्ष होगा 08, मतलब 8वीं साल, फिर अपने पास लीप वर्ष होगा 12वीं साल। तो यहाँ से हमारा ये आइडिया लगता है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष हो रहा है, लेकिन उसका हमें पता कैसे चलेगा। तो देखिए जो भी लीप वर्ष होगा वो 4 से भाज्य संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास जो भी लीप वर्ष होगा वो एक 4 से भाज्य संख्या होगी। जैसे मान लो अपने पास एक एग्जाम्पल है 1876, तो इसका हमें कैसे आइडिया लगे कि ये साधारण या लीप वर्ष है। तो देखिए लीप वर्ष या साधारण वर्ष देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 4 का भाग दे देंगे। और देखिए 4 का भाग देने का नियम होता है कि देखिए एक तो हम पूरी संख्या में 4 का भाग दें, और दूसरा अपने पास 4 से भाज्यता का नियम होता है कि लास्ट 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, अगर अपने पास जो लास्ट 2 अंक हैं अर्थात यहाँ अपने पास 76 है, इसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अर्थात अपने पास ये जो सन है 1876, इसमें पूरे में भाग नहीं देकर हम सिर्फ 76 में 4 का भाग दे सकते हैं। और देखिए 76 में अगर 4 का भाग देते हैं तो अपने पास 4 का भाग यहाँ पूरा जाता है, अर्थात 76 4 से भाज्य है। और अगर ये संख्या 4 से भाज्य है मतलब 19 बार भाग जाएगा, तो यहाँ अगर ये संख्या 4 से भाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सन था वो अपने पास लीप वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब जैसे मान लो कि एक अपने पास एग्जाम्पल आ गया 1538, कितना आया 1538। तो 1538 को हम पहचानेंगे किस तरह से, तो इसके लिए हम 38 में 4 का भाग लगा देंगे। और 38 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो देखिए 4 9 36, 2 शेष बच गया। अर्थात अगर शेष हमारे पास रह गया तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है। और अगर ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है तो ये जो अपना सन है या वर्ष है वो अपने पास कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। समझ में आई बात, कर सकते हैं। ऐसे अपने पास शताब्दी की बात होती है। तो देखिए जो शताब्दी होती है, जैसे मान लो 1100 है तो 1100 में हम 4 का भाग नहीं देते हैं फिर। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना कि जो भी शताब्दी होती है तो शताब्दी के लिए हमें 400 का भाग देना होता है। किसका भाग देना होता है, 400 का। तो अगर 400 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ अपने पास 400 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, और 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो ये जो 1100 शताब्दी है वो साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अगर मान लो अपने पास आ रहा है 1600, तो देखिए 1600 है तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है लास्ट 2 अंक के 2 जीरो है, तो यहाँ ये जो वर्ष है वो सीधा शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में हम 4 का भाग न देकर किसका भाग देते हैं, 400 का। और यहाँ अगर 400 का भाग देंगे तो देखिए भाग हमारा पूरा जा रहा है। और अगर भाग पूरा जा रहा है तो ये जो 1600 था वो साधारण वर्ष नहीं था। ये कौन सा वर्ष था, ये था अपने पास लीप वर्ष। कैसा वर्ष था, लीप वर्ष। तो मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि साधारण वर्ष किस तरह से निकालते हैं और लीप वर्ष किस तरह से निकालते हैं। तो इसके लिए भी अपने पास 2 तरह की कंडीशन बनती हैं। एक हमारे पास वर्ष आता है और एक हमारे पास इस तरह से शताब्दी वर्ष आता है। तो वर्ष में तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं और भाग पूरा चला जाता है तो वो वर्ष एक तरह से कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो फिर हमारे पास जो वर्ष आएगा वो साधारण वर्ष होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास वर्ष शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष में साधारण और लीप देखने के लिए हमें किसका भाग देना होगा, 400 का देना होगा। अगर 400 का भाग पूरा जा रहा है तब तो वो लीप वर्ष होगा, और भाग पूरा नहीं जाएगा तो वो साधारण वर्ष होगा। अब एक बार इनको लिख लेते हैं हम।
पहले हम बात करें वर्ष की, साधारण वर्ष की। तो देखिए जो साधारण वर्ष होता है या शताब्दी वर्ष होता है, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ हम लिख देते हैं वर्ष, जैसे जो वर्ष दे रखा है या सन दे रखी है, और एक हमें देता है शताब्दी वर्ष। अगर कोई भी हमें सीधा सीधा वर्ष दे रखा है तो वर्ष में तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हमें लीप या साधारण देखने के लिए लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 4 का। और 4 का भाग देने के बाद हमारे पास 2 तरह की कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी कि जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित हो। और अगर संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इस स्थिति में जो वर्ष आएगा वो लीप वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। अगर मान लो जो अपने पास हम लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग दे रहे हैं और फिर उस स्थिति में अपने पास दूसरी कंडीशन बनती है कि वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ष बनता है वो बनता है साधारण वर्ष। कैसा वर्ष बनेगा? साधारण वर्ष बनेगा। तो देखिए ये तो बात थी अपने पास वर्ष की, जो सीधा सीधा वर्ष होता है। जैसे 1564 आ गया, 1718 आ गया, 1192 आ गया, इस तरह की जो कंडीशन आती है ये हमारी वर्ष की कंडीशन होती है। और एक आती है अपने पास शताब्दी। शताब्दी का मतलब जैसे 800 आ गया, 1200 आ गया, 1300 आ गया, ये मतलब लास्ट में हमारे पास अगर वर्ष ना हो तो ऐसी स्थिति में हम इन सन को शताब्दी बोल सकते हैं। तो देखिए जो शताब्दी होता है तो शताब्दी में साधारण और लीप वर्ष देखने के लिए हमारे पास जो भी शताब्दी आएगी उस शताब्दी में हमें 400 का भाग देना होता है। किसका भाग देना होता है? 400 का। और 400 का भाग देंगे तो अपने पास फिर से 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी कि दी गई संख्या या दी गई शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। अगर 400 से पूर्णतः विभाजित है, या फिर ऐसे बनेगा कि 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो 400 से पूर्णतः विभाजित हो और एक 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अगर पूर्णतः विभाजित है तो ऐसी स्थिति में जो शताब्दी आएगा वो आएगा लीप वर्ष की श्रेणी में, और अगर पूर्णतः विभाजित ना है तो ऐसी स्थिति में जो शताब्दी आता है वो आता है साधारण वर्ष की श्रेणी में। तो देखो हमने 2 तरह की कंडीशन पढ़ी। एक हमने पढ़ा कि जिसमें हमें समय दे रखा है और जो समय है वो वर्ष की कंडीशन में दे रखा है। तो वर्ष वाली कंडीशन में हम लास्ट 2 अंकों में किसका भाग देते हैं? 4 का। हमने सीखा था ऐसा, लास्ट 2 अंकों में किसका भाग देते हैं? 4 का। और 4 का भाग देने के बाद फिर हमारे पास 2 कंडीशन आती है। एक पूर्णतः विभाजित होता है, एक पूर्णतः विभाजित ना होता है। तो बताइए पूर्णतः विभाजित हो तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और पूर्णतः विभाजित ना हो तो साधारण वर्ष। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास 800, 1200, 1300, 1500 मतलब 100 की कंडीशन में आता है तो उस वर्ष को हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे? हम संपूर्ण शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। जैसे 800 आ गया तो हमें 800 में ही 400 का भाग देना है, या हमारे पास 1500 आ गया तो फिर हम 1500 में ही 400 का भाग देंगे। और ऐसी स्थिति में भी अपने पास 2 कंडीशन बनेगी कि 4 से विभाजित हो या 4 से विभाजित ना 400 से विभाजित हो या 400 से विभाजित ना हो। तो अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और पूर्णतः विभाजित ना होता है तो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष।
एक बात और करेंगे हम कि हमें साधारण और लीप वर्ष का कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो कि हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 5 जनवरी 1568। अब हमें देखना ये है कि ये जो वर्ष है वो साधारण की श्रेणी में है या लीप वर्ष की श्रेणी में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें डेट भी नहीं लेनी है, महीना भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ क्या लेनी है, उसकी सन लेनी है। तो अपने पास जो सन है वो क्या है, 1568 है। और ये जो सन या जो वर्ष आ रहा है वो देखिए शताब्दी है या वर्ष की श्रेणी में है। तो देखिए ये जो कंडीशन है वो वर्ष की श्रेणी में है। और वर्ष वाली स्थिति में अगर हमें ये देखना है कि ये साधारण है या लीप वर्ष है, तो इसके लिए हम सिर्फ इस वर्ष के लास्ट दो डिजिट लेंगे। तो मतलब 68 में हम किसका भाग देंगे, 4 का, और 4 का भाग पूरा जाता है 17 बार। इसका मतलब ये जो सन है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, और 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए ये वर्ष कौन सी श्रेणी में आएगा, लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा, लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया 13 मार्च। दोस्तों बहुत आराम से हम बिल्कुल इजीली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए हमारा जैसे क्वेश्चन है 13 मार्च 1765। तो यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो बताइए किसकी बात करेंगे। देखिए हमें महीना भी नहीं लेना है, दिन भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ बात करनी है वर्ष की। तो देखिए 1765 है, उसमें हम 65 में 4 का भाग देते हैं, और 65 में अगर 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा। और नहीं जाने की कंडीशन में ये अपने पास जो वर्ष आ रहा है वो कौन सी श्रेणी का होगा, साधारण वर्ष होगा। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 15 जुलाई 2000। तो यहाँ जो शताब्दी है वो देखो 20वीं शताब्दी है, वैसे तो 21वीं है लेकिन 20 शताब्दी पूरी हो गई है। तो ये जो शताब्दी है उसमें हमारे पास लास्ट 2 अंक क्या है, 2 जीरो है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं 20 शताब्दी है। तो बताइए ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो 20 है इसमें 4 का भाग देंगे, या फिर संपूर्ण जो शताब्दी थी इसमें 400 का भाग देंगे। तो बताइए कंडीशन वही आनी है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 20 में 4 का भाग दो या 2000 में 400 का भाग दो। बताइए भाग पूरा जा रहा है क्या। अगर भाग पूरा जा रहा है तो ये जो वर्ष आ रहा है वो कौन सी श्रेणी में है, लीप वर्ष में है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम साधारण और लीप वर्ष निकाल सकते हैं। दोस्तों इस श्रृंखला में अगला पॉइंट है महीने पर आधारित प्रश्न। एक बार हम इसका बेसिक सीख रहे हैं, बाद में हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी महीना होता है अपने पास वो या तो होता है 28 दिन का, कितने दिन का होता है, 28 दिन का, या होता है 29 दिन का, या 30 दिन का, या 31 दिन का। यहाँ से हमें ये भी आइडिया लग गया होगा कि 28 दिन का जो महीना होता है वो कौन सा होता है, साधारण वर्ष का फरवरी। अगर 29 दिन के महीने की बात करें तो ये होता है लीप वर्ष का फरवरी, और 29 दिन का जो महीना है वो 4 साल में एक बार ही आता है। समझ में आ गई बात। तो देखिए ये जो 2 डेट है अपने पास, या ये जो 2 दिन हैं वो तो है फरवरी के। उसके बाद 30 और 31 दिन के भी बहुत सारे महीने अपने पास, और 31 दिन के भी बहुत सारे महीने हैं। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो यहाँ है कि जो 28 दिन का महीना होता है उसमें कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं।
या 29 दिन का महीना है, इसमें कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं, 30 दिन के महीने में कितने सप्ताह और कितने दिन होंगे, या 31 दिन के महीने में कितने सप्ताह और कितने दिन होंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें 28 दिन के महीने की, तो यहाँ देखो अपने पास 4 तो होंगे सप्ताह, और देखो 28 दिन का महीना है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो 4 सप्ताह और 0 दिन, मतलब अतिरिक्त कोई भी दिन नहीं होता है। अगर हम 29 दिन के महीने की बात करें तो इसमें 4 सप्ताह और 1 दिन होता है। ऐसे ही अगर हम 30 दिन के महीने की बात करें तो इसमें 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ऐसे ही अगर 31 दिन के महीने की बात करें तो इसमें 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं। अब देखो हमने ये सब क्यों लिया कि भाई ये पढ़ने का मतलब क्या है कि 4 सप्ताह 0 दिन, 4 सप्ताह 2 दिन। तो देखिए ये जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सप्ताह का मतलब है कि उस महीने में प्रत्येक दिन 4 बार जरूर आएगा, ठीक है। अब 4 सप्ताह और 0 दिन का मतलब है कि 5वीं बार कोई भी दिन रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन 4 सप्ताह और 1 दिन का मतलब है कि 29 दिन के महीने में ये 1 दिन ऐसा होगा जो 5वीं बार रिपीट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ 4 सप्ताह का मतलब तो है हर दिन 4 बार आएगा, लेकिन अगले 1 दिन का मतलब है कि ये 1 दिन 5वीं बार रिपीट हो रहा है। तो हम बात करें अगली कंडीशन की, तो उसमें हमारे पास होगा कि 5वीं बार आने वाले दिन, 5वीं बार आने वाले दिनों की संख्या। तो बताइए 5वीं बार आने वाले दिनों की संख्या यहाँ तो क्या होगी 0, फिर यहाँ क्या होगी 1। इसी तरह से यहाँ देखो 4 सप्ताह और 2 दिन है, इसका मतलब 2 दिन ऐसे होंगे जो 5वीं बार रिपीट होंगे। समझ में आ गया। ऐसे अपने पास यहाँ 4 सप्ताह और 3 दिन का मतलब 3 दिन ऐसे होंगे जो 5वीं बार आएंगे। और यही हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि अप्रैल के महीने में कितने दिन ऐसे होंगे जो 5वीं बार आएंगे। तो हम सीधा सा बता सकते हैं कि जो अप्रैल का महीना है वो कितने दिन का होता है 30 दिन का। और 30 दिन का अगर महीना है तो उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5वीं बार आते हैं। अगला टारगेट ये बनता है कि कौन कौन से दिन होते हैं जो 5वीं बार आते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हम यहाँ से ये तो बता सकते हैं कि अप्रैल का महीना अगर 30 दिन का है तो उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5वीं बार आते हैं। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि कौन कौन से दिन होते हैं जो 5वीं बार आते हैं, उसकी बात हम आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो 5वीं बार आएगा, लेकिन 29 दिन के महीने में 1 दिन ऐसा है जो 5वीं बार आएगा। और वो 1 दिन आता है या तो 1 तारीख को या फिर 29 तारीख को। मतलब 5वीं बार जो दिन आता है वो या तो 1 तारीख को आएगा, और 1 तारीख को जो दिन आता है वो ही 5वीं बार आता है 29 तारीख को। जैसे मान लो कि 1 अप्रैल को हम 29 दिन के महीने की बात करें, किसी भी लीप वर्ष की फरवरी की शुरुआत अगर सोमवार से हुई है, या किसी भी लीप वर्ष की 1 फरवरी को सोमवार है, तो 29 फरवरी को भी क्या होगा सोमवार होगा। और वो सोमवार 5वीं बार आएगा। कौन सी बार आएगा 5वीं बार आएगा। ऐसे अगर हम बात करें 30 दिन के महीने में, तो हमने अभी बात की थी कि 30 दिन के महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5वीं बार आते हैं। और वो 2 दिन होते हैं अपने पास या तो 1 और 2 तारीख को आने वाले, 1 और 2 को आने वाले, या फिर होते हैं वो 29 और 30 को आने वाले। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें 31 तारीख तो होती नहीं है। तो देखिए 1 तारीख को जो दिन आएगा वो हमने देखो यहाँ भी बात की थी, 1 तारीख को जो दिन आएगा वो तो आएगा 29 तारीख को। ऐसे ही यहाँ होगा 1 तारीख को जो दिन आएगा वो आएगा 29 तारीख को। अगर मान लो 1 अप्रैल को मंगलवार आया तो 29 अप्रैल को भी क्या होगा मंगलवार होगा। और वो मंगलवार कौन सी बार होगा 5वीं बार होगा। ऐसी अगर हम बात करें 2 तारीख की, अगर 2 तारीख को जो दिन होगा तो देखिए यहाँ अगर मंगलवार है तो यहाँ क्या होगा बुधवार होगा। और 2 तारीख को जो दिन होगा वो ही दिन
30 तारीख को होगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5वीं बार आते हैं, और वो 2 दिन कौन से होते हैं, हमें इतना ही पूछता है कि या तो फर्स्ट और सेकंड को आने वाले, या 29 और 30 को आने वाले। कर सकते हैं हम इस तरह का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 31 दिन के महीने की। 31 दिन के महीने में 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5वीं बार आते हैं, और वो 3 दिन होते हैं अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आने वाले, या फिर 29, 30 व 31 को आने वाले। अर्थात यहाँ 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5वीं बार आते हैं, और वो 3 दिन होते हैं या तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आते हैं, या 29, 30 और 31 को आते हैं। कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि 3 मई को शुक्रवार है, 3 मई को शुक्रवार है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ, जैसे अपना क्वेश्चन है 3 मई को शुक्रवार है, तो बताइए उस महीने में कौन कौन से दिन होंगे जो 5वीं बार आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जो मई का महीना है, जो मई का महीना है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और 31 दिन का महीना है तो इसमें कितने दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, 3 दिन। और वो 3 दिन कौन से होते हैं, या तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आए, या फिर 29, 30 और 31 को आए। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 3 मई को शुक्रवार है। तो देखिए यहाँ अगर 3 मई को शुक्रवार है अपने पास, तो अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से दिन होंगे जो 5वीं बार आएंगे। तो बताइए 3 मई को अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार 5 बार आएगा। फिर 2 मई को क्या होगा, गुरुवार, तो गुरुवार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। और 1 मई को क्या होगा, बुधवार, तो बुधवार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। अर्थात ये 3 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 6 जुलाई को शुक्रवार है, 6 जुलाई को शुक्रवार है, तो बताइए जुलाई महीने में कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे। 6 जुलाई को शुक्रवार है तो बताइए जुलाई के महीने में कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे। तो बिल्कुल ईजी सा है कि हम यहाँ से ये देख लें कि सबसे पहले जो महीना है जुलाई का महीना वो कितने दिन का होगा, 31 दिन का। और 31 दिन के महीने में कितने दिन होते हैं जो 5 बार आते हैं, 3 दिन होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 को, या 29, 30 और 31 को। ठीक है। अब हमें जो प्रश्न दे रखा है इसमें हमें 6 जुलाई का दे रखा है कि 6 जुलाई को शुक्रवार है, तो बताइए 5 को क्या होगा, गुरुवार, और 4 को क्या होगा, बुधवार, और बताइए 3 को क्या होगा, मंगलवार। तो बताइए हम शुरुआत कहाँ से करें, मंगलवार से। अर्थात 3 तारीख को क्या है, मंगलवार, तो मंगलवार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। अब बताइए 2 को क्या होगा, सोमवार, अर्थात सोमवार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। और 1 को क्या होगा, रविवार, वो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के। तो दोस्तों हमने बात की महीने पर आधारित प्रश्नों की। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने बात की कि यहाँ अपने पास एक तो महीना होता है 28 दिन का, एक 29 दिन का, एक 30 दिन का और एक 31 दिन का। 28 दिन का जो महीना होगा उसमें केवल और केवल 4 सप्ताह होंगे। 4 सप्ताह होने का मतलब कोई भी दिन 4 बार रिपीट हो रहा है। 5 सप्ताह होने का मतलब होता है कि कोई भी दिन 5 बार रिपीट होता है। अब जैसे मान लो कि हम साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, तो साधारण वर्ष में हमने सीखा कि 52 सप्ताह और 1 दिन। तो इसका मतलब है कि जितने भी दिन है अपने पास वो 52 बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगला जो 1 दिन है ना, वो कितनी बार आएगा, वो आएगा 53वीं बार।
उसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे विस्तार से, लेकिन अभी हम पहले महीने पर आधारित प्रश्नों की बात कर लें। तो जो महीना 28 दिन का होगा उसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो 5 बार आएगा। 29 दिन के महीने में 1 दिन होगा, 30 दिन के महीने में 2 होंगे और 31 दिन के महीने में 3 होंगे। अब जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किसी लीप वर्ष की फरवरी की शुरुआत, किसी लीप वर्ष की फरवरी की शुरुआत रविवार को हुई, फरवरी की शुरुआत रविवार को हुई, तो बताइए उस महीने में शुक्रवार कितनी बार आएगा? उस महीने में शुक्रवार कितनी बार आएगा? तो देखिए किसी भी महीने में कोई भी दिन या तो 4 बार आता है या 5 बार आता है। अब अगर हम लीप वर्ष की फरवरी की बात करें तो लीप वर्ष का जो फरवरी होगा वो होगा 29 दिन का, और 29 दिन के महीने में एक दिन ऐसा होता है जो कितनी बार आता है? 5 बार आता है। और वो एक दिन कौन सा होता है? 1 तारीख को या 29 तारीख को। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो सीधा सीधा ये था कि 1 फरवरी की शुरुआत रविवार को हुई। शुरुआत का मतलब 1 फरवरी को रविवार है। अगर 1 फरवरी को रविवार है तो इस महीने में रविवार ही ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा। तो बता सकते हैं शुक्रवार कितनी बार होगा? तो शुक्रवार का आंसर क्या होगा अपना? 4। कितनी बार आएगा? 4 बार। तो दोस्तों मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या किस टाइप का हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक प्रश्न और दे दिया हमें, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, हम और भी इससे रिलेटेड आगे बड़े प्रश्नों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सी बातें पहले सीखनी होंगी। तो देखिए एक बार हम छोटे से प्रश्न की बात करें कि जैसे हमें दे दिया कि किसी यदि 5 जून को रविवार है तो बताइए उस महीने में कौन कौन से दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे? उस महीने में कौन कौन से दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे? तो देखिए यहाँ हम बात करें 5 जून को रविवार है। सबसे पहले बात करें जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30, और 30 दिन के महीने में 1, 2 या 29 और 30। अब बात है अपने पास 5 जून की। 5 जून को अगर रविवार है तो बताइए 4 को क्या होगा? शनिवार, 3 को क्या होगा? शुक्रवार, 2 को क्या होगा? गुरुवार, और 1 को क्या होगा? बुधवार। हम ऐसे भी प्रश्नों की बात करेंगे, जैसे हमें दे दिया 15 जून को रविवार है। अब हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते कि 15, 14, 13 फिर 1 तक आए, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे प्रश्नों की हम बाद में बात करते हैं। एक बार हमने इजी सा प्रश्न लिया था, 5 जून को रविवार है। अगर 5 को रविवार है तो 4 को शनिवार, 3 को शुक्रवार, 2 को गुरुवार और 1 को बुधवार। और उस महीने में ऐसा कौन सा दिन होंगे जो 5 बार आएंगे? तो उसमें आएगा अपने पास बुधवार और गुरुवार। इनके अलावा कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो इस जून के महीने में 5 बार आए। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे, हमने अभी चर्चा की कि 15 जून को रविवार है, तो फिर इस टाइप के प्रश्नों को किस तरह से करें? तो इसके लिए हमें पहले डेट या वार निकालना सीखना होगा। तो एक बार हम महीने पर आधारित प्रश्नों से रिलेटेड वार निकालने की बात करते हैं। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 15 जून 2018 को शुक्रवार है, तो 27 जून 2018 को कौन सा वार होगा? एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ कि यहाँ हमारे पास एक तो आएगा कि जिसमें महीना और वर्ष कॉमन होंगे, सिर्फ डेट में परिवर्तन होगा। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ष कॉमन होंगे, महीना और डेट दोनों चेंज होंगे। और एक तीसरी टाइप का प्रश्न आएगा जिसमें हमारे पास दिन, महीना और वर्ष तीनों चेंज होंगे, और यहाँ भी अपने पास दिन, महीना और वर्ष तीनों चेंज होंगे।
तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है यहाँ उसकी हम बात करें तो उसमें हमारे पास महीना भी सेम है और वर्ष भी सेम है। चेंज है तो क्या है, सिर्फ डेट चेंज है। चेंज है तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेट चेंज है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं दिनों पर आधारित पर्सन। क्या बोल सकते हैं, दिनों पर आधारित पर्सन। उसके बाद हम बात करें, जैसे मान लो डेट और महीना दोनों चेंज है तो फिर उसे हम बात या नाम दे सकते हैं महीने पर आधारित पर्सन। ये थोड़ा सा हम अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं कि इसको हम टाइपवाइज बांट लेंगे। जैसे मान लो ये दिनों पर आधारित था, इसको महीने पर आधारित दे दिया। फिर अगली जो टाइप होगी उसमें हर कंडीशन चेंज होगी तो इसको हम फिर बोल देंगे वर्ष पर आधारित पर्सन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिनों पर आधारित पर्सनों की, और हमारा ये जो क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप का था। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 15 जून 2018 को शुक्रवार है। 15 जून 2018 को शुक्रवार है। तो बताइए 27 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ अपने पास वर्ष और महीने का तो कोई रोल है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोल किसका है, दिनों का। तो 15 जून से अगर 27 जून तक की बात करें तो यहाँ अपने पास 12 दिनों का फर्क आ रहा है। 15 से अगर 27 जून तक की बात करेंगे तो कितने दिनों का डिफरेंट है, 12 दिनों का। अब हमें ये देखना है कि ये जो 12 दिन है ना वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक कंडीशन आती है जिसमें दिन बढ़ते हैं और एक कंडीशन आती है जिसमें दिन घटते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डेट हमें पूछी जा रही है ना वो आगे की डेट है या पहले की है। जो पूछी जाने वाली डेट है वो आगे की होती है या फिर एक कंडीशन बनती है जिसमें ये डेट पीछे की हो। जैसे मान लो यही पर्सन ऐसे होता 7 जून 2008 को। मैं एक बार आपके क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। मैं सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। तो देखिए हम सबसे पहले बात करें कि पर्सन किस तरह से बनता है यहाँ। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि 15 जून 2018 से 27 जून 2018 तक। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो डेट है ना वो बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब पीछे की डेट है या आगे की डेट है। तो देखिए यहाँ अपने पास डेट है आगे की, तो आगे की डेट है तो हम जो दिन देखेंगे वो भी आगे के देखेंगे। और अगर ये 7 जून होता इसका मतलब 15 जून से पहले की डेट है। पहले की डेट है तो हम जो दिनों का हिसाब करेंगे वो भी पहले के हिसाब से करेंगे। तो एक बार हम देखो 27 के हिसाब से करते हैं इसको। तो अगर मान लो 27 जून है अपने पास तो यहाँ अपने पास कितने दिन का डिफरेंट आया, 12 का। और इस 12 को जो दिन आ रहे हैं उसको हम सप्ताह में बदलते हैं। तो बताइए 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। और यहाँ हमें देखना है अतिरिक्त दिन जो शेष बचता है ना वो। तो बताइए कितना शेष बचा, 5। अगर 5 शेष बच रहा है तो 5 को तो जोड़ना या घटाना ईजी है भाई। एक तो देखो हम 12 दिन ही जोड़ते या फिर अपने पास 22 आ जाता तो 22 दिन जोड़ते या 5 जोड़े तो 5 को जोड़ना ईजी है। तो देखिए इसको हम यहाँ 12 दिन, 12 में 7 का भाग दिया मतलब सप्ताह बनाया तो अपने पास शेष फल आया 5। और ये 5 हम शुक्रवार में बढ़ाएं या घटाएं, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो देखिए ये बात हमें यहाँ से पता चलती है कि ये जो पूछी जाने वाली डेट है वो पहले की है या बाद की है। तो ये डेट बाद की है। अगर बाद की डेट आती है तो हमें ये दिन बढ़ाने होते हैं। तो बताइए शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये जो 5वां दिन है यही लिया जाता है। तो ये दिन कौन सा होगा, बुधवार। अर्थात अपना जो आंसर होगा वो होगा बुधवार। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न की बात करते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया 18 मई 2007 को शनिवार है। तो बताइए 3 मई 2007 को
कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। दोस्तों हम बिल्कुल छोटे लेवल से हार्ड तक चलेंगे, तो आप लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि हमारा टारगेट है बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना। देखिए 18 मई 2007 से हम 3 मई 2007 तक की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ अगर बात करें तो देखिए महीना भी कॉमन है और वर्ष भी कॉमन है। हम बात करेंगे सिर्फ दिनों की, तो बताइए जो दिन है वो कितने दिन का डिफरेंट है, 15 का, और 15 के अगर सप्ताह बनाएंगे तो 7 दूनी 14 और कितने दिन बच गए, 1। ये एक दिन या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। यही सीखा हमने कि हमने सबसे पहले दिनों का अंतर किया, अंतर करने के बाद जो भी दिन आए उनमें हमने 7 का भाग दिया अर्थात सप्ताह बना दिए। उसके बाद जो अतिरिक्त दिन आ रहा है उसको हम या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ अपने पास देखो 18 मई से 3 मई पहले आता है, तो हमें शनिवार से एक दिन पहले देखना है। तो बताइए शनिवार से एक दिन पहले क्या आएगा, शुक्रवार, अर्थात अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा शुक्रवार। एक और प्रश्न लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 27 जुलाई 2005 को सोमवार है, तो बताइए 11 जुलाई 2005 को कौन सा वार होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। देखो सेम कंडीशन है भाई, अपने पास हम सबसे पहले वर्ष की बात करें तो सेम है, महीना भी सेम है। हम बात करें दिनों की, बताइए 27 और 11 में कितने दिन का डिफरेंट है, तो हम यहाँ देखेंगे 16 दिन का फर्क आ रहा है। 16 के अगर सप्ताह बनाएंगे तो 7 दूनी 14 और बच गया भी कितना, देखो भाग भी 2 बार जा रहा है और शेषफल भी 2 बच रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ शेषफल लेना है। अब अगर 2 शेष बच रहा है तो हम बात करें सोमवार से, तो बताइए सोमवार में 2 दिन बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, वो डिपेंड करता है डेट पे। तो बताइए डेट 27 से 11 है, मतलब पहले की डेट है, और पहले की डेट है तो हमें 2 दिन कम करना है, और कम करेंगे तो बताइए सोमवार से 2 दिन कम रविवार और शनिवार। अब एक बात और ध्यान देना, कई बार यहाँ गलती होती है कि सोमवार से 2 दिन पहले है, तो सोमवार जैसे ये है, फिर हम 1 और 2 और ये अगला दिन देखते हैं, तो सोमवार से रविवार, शनिवार और शुक्रवार, अपना आंसर शुक्रवार आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ दूसरा ही दिन देखना होता है। समझ में आ गई बात, ऐसे ही पहले वाले में और ऐसे ही बाद वाले में। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमें दे दिया अप्रैल महीने की शुरुआत, अप्रैल माह की शुरुआत शनिवार को ही, माह की शुरुआत शनिवार को ही, तो बताइए 27 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो बताइए 27 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब इसके 2 तरीके अपने पास। एक तरीका क्या है कि अगर 1 अप्रैल को शनिवार है तो 27 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो देखिए महीना सेम है, वर्ष की तो बात ही नहीं है, तो वो तो सेम होगा ही होगा। अब हम बात करें 27 और 1 की, तो बताइए कितने दिनों का फ़र्क है, 26 का। 26 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 21, कितने बच गए, 5। अब 5 दिन हमें आगे बढ़ाना है। देखिए यहाँ से 1 से 27 तक आगे की डेट आ रही है, तो हमें 5 दिन बढ़ाना होगा, और बढ़ाना किस में होगा, शनिवार में। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अपना आंसर क्या आएगा, गुरुवार। एक दूसरा तरीका हो रहा है इसका। देखिए हमने बात की कि अप्रैल माह की शुरुआत शनिवार को ही, देखो हमने सारणी वाले प्रश्नों में पढ़ा था कि 1 तारीख को जो दिन आता है वही 29 तारीख को आता है। 1 तारीख को जो दिन आएगा वो ही कब आएगा, 29 को आएगा। तो बताइए यहाँ 1 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो बताइए 29 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। बहुत ईजी हो सकता है अगर हमारा माइंड काम करे तो। 29 को शनिवार है, तो बताइए 28 को क्या होगा, शुक्रवार, और 27 को क्या हो जाएगा, गुरुवार। अपना आंसर क्या आ गया, गुरुवार, जैसा यहाँ। मतलब हम हर तरीके से कर सकते हैं अगर एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, या एक बार बेसिक सीख लेते हैं तो। आगे की बात करेंगे हम जिसमें हमारे पास डेट भी अलग होगी और महीने भी अलग होंगे, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे।
आगे के क्वेश्चनों की बात करेंगे अगली क्लास में।